देयर वाज होल पैनिक इन इंडिया, मेजरली इन द आईटी कंपनीज। सारे शेयर्स प्राइसेस डाउन हो गए थे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंटिक एआई बाय एंट्रोपिक। क्या हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो मैन पावर सप्लायर्स बन के रह गई हैं? शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भी पीछे है, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं व्हाट दे आर डूइंग, एक प्रोडक्ट यूएस से आया, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसे बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं और इसी पे हमारी आईटी कंपनीज चल रही है। बट जैसे ही उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी तो हमारी आईटी कंपनीज में पैनिक आ गया, क्योंकि हम तो सिर्फ मैन पावर सप्लाई कर रहे थे ना उसमें। अब उन्होंने जो नया प्रोडक्ट दिया उसमें मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रोडक्ट ही ऑटोमेशन का है। सो विद द इंक्रीज ऑफ यूज़ ऑफ एआई आज हम आंख बंद करके कोई भी डाटा उसमें इनपुट कर देते हैं। हम शायद रियलाइज़ भी नहीं करते कौन से स्क्रीनशॉट्स उसमें डाल रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये जो इनपुट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये हमारे डाटा सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है? So I जस्ट stopped. फोकस ऑन लर्निंग नॉट द अर्निंग। Not the earning. Yes. 65% लोगों का ये मानना है कि महिलाएं जो है वो मिड करियर स्टेज पे वर्कफोर्स से एग्जिट कर जाती है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उन पे इतना ज़्यादा डाल दिया है कि एक टाइम के बाद वो काम से बाहर निकलना चाहती हैं। वुमेन जब एक न्यू लाइफ को बर्थ देती है तो वो उसके लिए बाकी कामों से बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेंस की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि वुमेन्स पे ही होती है, मेंस की भी है, वुमेन्स की भी है। पर लेडीज़ अपने आप को खो देती है, अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को, दूसरे के पैशन को भी करने के लिए, और बाद में जाके शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड जब फैमिली सब अपने में बिजी होते हैं। अपने पैशन को आपको बिल्कुल भी ऐसे भूलना नहीं है। मॉर्निंग रिचुअल, टी, कॉफ़ी और कोड। कोड। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एशेलन टॉक्स। मैं हूं शुभम जैन और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं बाय प्रोफेशन वो हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑथर और अब एक एआई कंसल्टेंट भी, सीए इंद्रजीत कौर बामरा। हेलो इंद्रजीत, बिफोर वी स्टार्ट वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, what inspired you to become a chartered accountant, and then how the journey got evolved that you became an author and then an AI consultant. Indrajit, let's start with your story. Thank you, Shubham ji, for having me here on this podcast. So, CA की जर्नी मेरी थोड़ी मुश्किल रही थी। मैंने 7 to 8 अटेम्प्ट्स लिए क्लियर करने में, और उस बहुत सारी लर्निंग्स थी जिसकी वजह से अभी जो आपने बताया कि CA, ऑथर और कंसल्टेंट, विद इन 2 years, आई थिंक नवंबर 2022 में मैंने CA क्वालिफाई किया और 2026 में हम हैं। तो इस बीच में मैं वो सब चीज़ें कर पाई बिकॉज ऑफ माई फेलियर्स। जो फेलियर्स में मैंने सीखा, और रिस्क लेना, फेल होके फिर उठ के फिर से पढ़ाई करना, और फिर उस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अगर हम गिर भी जाएंगे तो फिर उठ के आगे बढ़ सकते हैं, और जब वो अचीव करेंगे तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी। तो इस तरीके से मैंने अभी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, CA एग्ज़ाम्स को। देन उसके बाद जॉब किया कुछ टाइम पे। टीचिंग का हमेशा से मुझे शौक़ था। 2013 से आई वाज टीचिंग, स्टार्टेड फ्रॉम 12th क्लास। देन जब CA फाउंडेशन क्लियर किया था, इंटर क्लियर किया था, उसके बाद फाउंडेशन और इंटर के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाया काफ़ी टाइम तक। 2010 बहुत एक गैप भी रहा जब मैं फ़ेल हो रही थी। मैं बहुत अच्छा अर्न भी कर रही थी टीचिंग से, बट मेरे डैड ने देखा कि उनका मेरा स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, तो ही सेड कि आप डिग्री लेने पे फोकस करो, जस्ट लीव, हमें ऐसे मनी नहीं चाहिए। सो आई Just स्टॉप। focus on learning, not the earning. नॉट द अर्निंग, यस। तो मुझे अच्छा लगता था, मैं इसलिए पढ़ाती थी, पर मुझे टाइम थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा था। एंड मैंने अपना आर्टिकलशिप किया 2019 में। आई थिंक आफ्टर 4 years मेरी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गई थी 2018 में। उसके बाद 2019 जब कोविड शुरू होने वाला था, उससे पहले सडनली मेरे डैड को वो गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, और बहुत सीरियस थे। तब उनको समझ आया जब व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल कि आई शुड फोकस ऑन अर्निंग ऑल्सो। मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए, खुद अर्न करना भी आना चाहिए, पढ़ाई तो चल रहा है।
तो वो उस टाइम पे भी मैं 2 बार तो फेल हो चुकी थी। उन्होंने ऐसे मेरी लाइफ की सब चीज़ देख रहे थे। सो मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे फिर से रिवायर किया कि आप में टीचिंग कैपेबिलिटी थी, क्योंकि वो फेलियर्स का टाइम आपको पता है आपको ऐसे कर देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी नज़र में बेकार यूज़लेस बना देता है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया फिर से अपना जर्नी 2019 में। बहुत अच्छा रहा, फिर भी फेल होते रहे। बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर सीखा, कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस रखना, न्यूट्रल होना। और जब मैं सीए बनी तो उस दिन मुझे समझ आया कि ये जो डिग्री मुझे मिली है तो ये पेपर, और इससे ऐसे नहीं कि इसको अचीव कर लिया तो लाइफ सेट है, पर इसको लेने के लिए जो लर्निंग्स है ना, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो उन लर्निंग्स को मैं उस दिन याद कर रही थी, वो उसको अचीवमेंट मान के, और एक्चुअल में वो सारी लर्निंग्स मुझे आगे भी बहुत सारी चीज़ें आई और उसको अचीव करने में मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने। आई एम श्योर वो फेलियर्स और लर्निंग्स आज आपके करियर में काफ़ी इम्पोर्टेंस है उनकी, और काफ़ी आपकी हेल्प कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल वही चीज़ है जिसकी वजह से मेरे, अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताऊँ तो सब बिजनेसमैन हैं, सब 10th क्वालिफाइड, 12th क्वालिफाइड। कॉलेज तो सिर्फ एक मेरे अंकल हैं जिन्होंने वो कॉलेज गए थे, बाकी सब 10th 12th और बिजनेस में लग गए। और मैं अपने फादर को भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा और मुझे स्टडी में बहुत सपोर्ट किया। दिन जब मैंने जॉब छोड़ा था जेनपिक, जब आफ्टर 3 मंथ्स, तब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे कि मैं तो जॉब ढूंढ रही थी, बट डेस्टिनी की मर्ज़ी थी कि मैं बिज़नेस करूं, क्योंकि मेरे डैड हमेशा मेरे ब्रदर को, जब उन्होंने बिज़नेस ज्वाइन किया था, समझाते थे कि आप पैसे के पीछे मत भागना, काम के पीछे भागोगे काम आएगा और पैसा भी लेके आएगा। तो मैं सुनती तो थी, फिर मैं सोचती थी कि ये बातें मेरे काम की तो नहीं है क्योंकि मैं तो, एक ऐसी पर्सनालिटी है मेरी कि मैं बिज़नेस नहीं कर सकती। ये इतना मुझे अपने बारे में पता था। तो वो बातें, बट जो सुनी थी वो इम्पैक्ट करती थी। जॉब या काम करते थे उस समय भी मुझे वो बहुत हेल्प करती थी कि पैसों के पीछे नहीं, काम के पीछे भागना है, चाहे छोटा काम है बड़ा काम है। और मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे शुरू किया। जॉब भी छोड़ा तो मुझे मेरा पहला असाइनमेंट मिला, आईपीओ कंपनी लिस्टिंग होने वाली थी वहाँ पर एज ए इंटरनल ऑडिटर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी करनी पड़ती थी, पर मेरे लिए लर्निंग भी था। मैंने बहुत पेशेंसली उसको सीखा, एक एक करके अपने आप ऐसे जॉइंट होती रही सारी चीज़ें, और मेरी प्रैक्टिस भी बिल्डअप हो गई। जहाँ मुझे अपने बारे में डाउट था, मतलब पूरा यकीन था मैं बिज़नेस कर ही नहीं सकती, पर जैसे जैसे आपको डेस्टिनी ने जिस चीज़ के लिए चुना होता है वो आपको वैसी लर्निंग्स भी देता है, टीचिंग भी देता है कि कैसे आपको करना है। राइट। थोड़ा सा बात को और आगे लेके जाते हैं। ये तो हो गई आपकी सीए जर्नी। अब जैसे आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली टू राइट अ बुक, एंड देन कैसे जर्नी आपकी एआई कंसल्टेंट तक आई? सो अगर बुक्स राइटिंग की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि टीचिंग का, पढ़ाने का मुझे शौक़ था, कि और उससे मुझे मज़ा आता था लोगों से, नए नए लोगों से बात करना। तो मैं, जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, आई वॉज टीचिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद इंडिया स्पीकर के लिए मैंने ऐसे चूज़ किया और मैंने बोलना भी शुरू किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। और हमारे जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे फर्स्टली गाइड किया था कि अगर मुझे इंडेस में बोलना है तो मुझे कैसे क्या, जिनको मैंने सुन के देख के सीखा, उनके सेशन में स्पेशली अटेंड करने जाती थी कि सीखने के लिए कि वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये चीज़ों की लर्निंग्स मैंने ली और उनसे सीखा। और उन्होंने भी, वो काफ़ी लोगों को वो उनके एक लाइफ की एक, कह सकते हैं एक, उन्होंने लाइफ में एक प्रॉमिस किया था कि जैसे मैंने अपने करियर में ग्रो किया, तो जब वो एक अच्छे स्टेज पे आ गए थे एज अ फैकल्टी, एज अ स्पीकर, अच्छी पोजीशन पे, कि मैं हर साल 2 लोगों को हेल्प करूँगा उनके करियर में ग्रो करने के लिए। और उन्हें एन नंबर्स ऑफ मेंबर स्टूडेंट्स की हेल्प की, जो अभी काफ़ी अच्छे स्टेज पे पोजीशन पे हैं।
तो तब उन्होंने मुझे ये सीक्रेट बताया था कि आगे अब जब भी आप भी पहुंच जाओगे तो आप भी ऐसे करना। और उन्होंने मुझे, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था और मेरी सोच में भी नहीं था कि मैं बुक भी लिखूंगी, क्योंकि एक बुक लिखना, बुक में असिस्ट भी करना, फर्स्टली तो मैंने असिस्ट किया था, हम छोटे से ही शुरू करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर असिस्ट करते हैं। सो वहाँ पर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके, कि मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक मतलब एज अ ऑथर भी या फिर एज अ बुक में असिस्ट भी कर सकते हैं, या ऐसी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। पढ़ाने की थी, लिखने का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको सीखा। फर्स्टली अब मुझे भी नहीं आता था, उसको सीखा और पूरा अच्छे तरीके से किया, काफ़ी मेरी नॉलेज भी बढ़ी। वहाँ से मुझे किक मिला और वो मेरे लिए विश करते थे कि मैं चाहता हूँ आप ऑथर भी बनो। तो वहाँ से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई। देन 2023 मैंने काफ़ी अच्छे सेशंस मुझे मिले इंडेस के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैं काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स पे भी गई आईसीए के थ्रू, और कॉर्पोरेट्स में भी मैंने दिया। आईआईसीएल में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एकेडमी है जहाँ पर वो ऑफिसर्स को ट्रेन करवाते हैं, वहाँ पर भी अच्छे सेशंस दिए। देन मुझे फील हो रहा था कि कोई चीज़ है जो मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर मुझे इस फील्ड में भी आगे बढ़ना है, कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स लीडर्स हैं ऑलरेडी इस मार्केट में। और उस टाइम पे एआई का बहुत नाम ऐसे चल रहा था, बहुत नया नया था एआई, और मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स में कुछ लोग बात करते रहते थे और मैं लीस्ट इंटरेस्टेड होती थी। मैं कहती थी ये मेरे लिए तो नहीं है, ये चीज़ तो मुझे सुननी भी नहीं चाहिए, लिटरली ऐसे होता था। और एक एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है जो आप कह सकते हो कि मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। हम लोग एएसबी की एक मीटिंग में थे और बाहर नेटवर्किंग चल रही थी। 5 लोग थे मेरे साथ, बाकी 5 दे वर मेंस। तो उनसे हम लोग नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे सुना था कि जो आईफ़ोन होता है, आईफ़ोन को आईफ़ोन से टैप ही करेंगे तो नंबर एक्सचेंज हो नंबर जाता है। एक्सचेंज हो जाता है। तो मैंने उन लोगों से शेयर कर दिया कि हम आईफ़ोन से आईफ़ोन टच भी करेंगे ना, नंबर एक्सचेंज हो जाएगा और आपको बस क्लिक करना है शेयर पे तो हो जाएगा। एक के साथ क्या हो गया, बाकी सबके साथ कर रहे, किसी का नहीं हो रहा। और 5 मिनट हो गए और वो लोग मुझे बोल रहे, एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बोला कि इससे अच्छा तो हम मैनुअली कर लेते सेव। तो मुझे बहुत एम्बैरेस तो लगा इतने सारे लोगों के बीच में, और मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ये टेक्नोलॉजी हमेशा एम्बैरेस कर देती है, मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। बट एकदम से मुझे क्लिक माइंड में एक थॉट भी आया कि मे भी कुछ तो गड़बड़ है, अगर एक के साथ हो रहा है बाकियों के साथ नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे सेटिंग्स चेक किया एयर ड्रॉप्स पे, तो वो उसमें कुछ होता है रिसीविंग वाला, रिसीविंग ऑफ फॉर कॉन्टेक्ट्स या फॉर एवरीवन। तो मैंने अपना क्लिक किया और सबको भी बोला कि आप भी इसको ऐसे टिक करोगे तो सबका हो गया। कनेक्ट हो जाएगा। तो उस दिन मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि ये टेक्नोलॉजी इतनी बुरी नहीं है, ये हम सीखना ही नहीं चाहते सीखना ही नहीं चाहते। कि कैसे यूज़ करना है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो हमारा कितना टाइम सेव हो जाएगा और कितना इजी हो जाएगी हमारी लाइफ। इंदर जी, आपने अभी एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एआई होता क्या है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अभी तक हम कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, एक्सेल, कि जहाँ पर हम डेटा फीड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जितना उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कोडिंग में लिखा है उतना ही वो परफॉर्म कर पा रहा है। पर अब जो टेक्नोलॉजी है ऐसे लेवल पे पहुँच गई है कि आप उसको जो बोलोगे वो करके देगा। तो आप सोच लो कि एक ऐसा इंसान जो आपके सारे काम करके दे रहा है, पर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब मशीन्स कॉपी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसे काम जहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे सबसे अच्छा जो एक ह्यूमन कर सकता है, पैटर्न को रिकग्नाइज करना, कि अगर 1 इज इक्वल टू 1 है और 2 इज इक्वल टू 4 है, 3 इज इक्वल टू 9 है, सो 4 इज इक्वल टू क्या होगा,
हम लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं ये तो स्क्वायर कर रहा है। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, ये जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन की पैटर्न रिकग्नाइज करने की, तो वो अब वो कर रहा है। हम लोग इमेज, जैसे यहाँ पर इमेजेस देखोगे, 2 इमेजेस, तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर एक लेडी है, एक मैन है, यहाँ पर पीछे स्काई ब्लू है। तो ये ह्यूमन ही कर सकते हैं। पहले ऐसे कंप्यूटर्स तो नहीं कर सकते थे, पर आज वो जो मशीन्स है वो एनालाइज कर पा रही हैं। इवन अब तो क्रिएट भी कर पा रही हैं। पहले सिर्फ आर्टिस्ट लगते थे हम बनाने के लिए, और कुछ ही ऐसे टूल्स है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको सीखना पड़ता था 3D एनिमेशंस के लिए। पर एक सिर्फ बोलने से कि एक मुझे पर्सन चाहिए, वो सीए है, वो टेबल पे बैठा होना चाहिए, वो टैक्स ऑडिट कर रहा है, इतना बोलने से पहले इमेजेस नहीं बनती थी। वो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी है। आज जो मशीन कर रहा है, तो जब कंप्यूटर्स मशीन्स ने ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को करना सीख लिया जिस टेक्नोलॉजी से, उसको हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपने बताया उससे ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा टाइम तो बचाएगा, क्या ये हमारी कॉस्ट भी सेव करेगा? बिल्कुल करेगा। टाइम सेविंग का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। हमने एक क्लाइंट, यूएस क्लाइंट के लिए वर्क किया था, जो अमेज़न यूएस से प्रोडक्ट को बाय करके अमेज़न इंडिया में सेल करता था, और उनको आर्बिट्रेज प्रॉफिट, गेन और लॉस बुक करना होता था। और उनके 10,000 SKUs थे जो जिसके लिए वो डेली वर्क करते थे। तो 25 मैन आवर्स उनके लगते थे, आप मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत स्टाफ लगता था। तो वहाँ पर हमने जब ये प्रोसेस को समझ के हमने ऑटोमेट कर दिया, तो विद अ क्लिक वो प्राइसेस वहाँ से उठाता है और प्रॉफिट बुक कर देता है, और n नंबर्स ऑफ रिपोर्ट्स वो क्रिएट करके दे सकता है। तो उनके 25 आवर्स हमने सेव किए इसके थ्रू। और कॉस्ट की बात की जाए, जब वो काम जो अगर 10 लोग कर रहे थे, अब 1 पर्सन कर सकता है, तो ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट कितना बच गया। Exactly. If I ask you, what are the types of AI currently we are using in our organizations? अगर हम एआई का इमर्जेंस देखें, तो सबसे पहले प्रिडिक्टिव एआई आया था, जिसने प्रिडिक्ट करना शुरू किया था। Okay. अभी जो 2023 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज़ किया, तो वो एरा था जनरेटिव एआई, Okay. जहाँ पर एआई मशीन्स डेटा को लेकर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट कर रहे थे, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे इमेजेस फॉर्म में हो, चाहे वॉइस फॉर्म में हो, वीडियो जनरेशन हो, उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। Okay. और थर्ड वन जो अभी चल रहा है, जिसे बोलते हैं एजेंटिक एआई। Okay. तो जहाँ पर हमने एजेंट ही लगा दिए जो आपका काम कर रहा है। अब चैट जीपीटी में एजेंटिक मोड देखेंगे, तो उसमें मैंने क्या किया था, पूरा प्रोसीजर उस एजेंटिक एआई के थ्रू, एआई मोड के थ्रू, इनकम टैक्स का यूज़र रजिस्ट्रेशन स्टेप Okay. बाय स्टेप बस उसको बताते गए, उससे बात करते गए, उस मशीन से बताया कि ये पैन नंबर है, मुझे रजिस्टर करना है। तो उसका एजेंट ने क्या किया, सिर्फ मेरे बताने पर वो इनकम टैक्स पे जाके पूरा यूज़र रजिस्ट्रेशन कर दिया। So अगर किसी CA फर्म में हमें ये काम इंटीग्रेट करना हो, तो फॉर एग्जांपल ए CA फर्म हैज़ 500 ऑफ क्लाइंट्स, सो वी कैन ऑटोमेट दिस इन अ CA फर्म कि सारे ही क्लाइंट्स के ऑटोमेटिकली लॉगिन्स हो जाएं या रिपोर्ट जनरेट हो जाए। इज इट पॉसिबल विद एजेंटिक एआई? हाँ जी, ये हम खुद का एजेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि Okay. चैट जीपीटी की बात की जाए और जब क्लाइंट का डेटा आता है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे किसी एलएलएम पे शेयर नहीं कर सकते पैन नंबर Okay. जैसी चीज़ और हम्म। पासवर्ड, क्योंकि हम उसको तो पासवर्ड भी देंगे या फिर वो पासवर्ड जनरेट भी करेगा। तो इसके लिए हम खुद भी ऐसे एजेंट्स को क्रिएट करते हैं हम लोग, कि आपका जो स्पेसिफिक, जैसे इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाए, बस आप जो आधार नंबर और पैन नंबर और जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप डालो, और वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाए। वो एक्चुअल में वो एजेंट और जो इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन का जो पेज है, वो उसकी एपीआई से कनेक्ट किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें तो ये तो आपने पॉजिटिव साइड बताई हमें एजेंटिक एआई की और जनरेटिव एआई की, बट आपने देखा होगा इन द स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ February देयर वाज होल पैनिक इन इंडिया, मेजरली इन द आईटी कंपनीज। सारे शेयर्स प्राइसेस डाउन हो गए थे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंटिक एआई बाय एंट्रोपिक। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो मैन पावर सप्लायर्स बन के रह गई हैं?
तो जो अभी एंथ्रोपिक ने आई थिंक क्लॉड बोट की बात यस करें ना, यस यस तो वो आपको सब कुछ करके दे रहा है। मैंने उसका एक रील देखा था और हमने यूज़ भी किया उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप जो हम अभी स्विगी पे जाके ऑर्डर बुक करते थे, आप उसको बोल रहे हो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, वो बेस्ट प्राइस का और बेस्ट कहाँ से मिलेगा वो आपको बुक करके दे रहा है। तो एक ऐसी चीज आ गई है जिसको आप बोल रहे हो और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है, सारे ऑटोमेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो खतरा है बट हाउ आईटी। डू यू सी दिस इन द लॉन्ग टर्म? बिकॉज आज इंडिया अगर हम देखें तो शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भी पीछे है, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं व्हाट दे आर डूइंग, एक प्रोडक्ट यूएस से आया, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और उसे बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं और इसी पे हमारी आईटी कंपनीज चल रही है। बट जैसे ही उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी तो हमारी आईटी कंपनीज में पैनिक आ गया, क्योंकि हम तो सिर्फ मैन पावर सप्लाई कर रहे थे ना उसमें। अब उन्होंने जो नया प्रोडक्ट दिया उसमें मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रोडक्ट ही ऑटोमेशन का है। तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? सो अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे कि जो आईटी कंपनीज हैं, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कोडिंग बेस्ड है और एचटीएमएल बेस्ड है, इस तरीके के। बहुत जगह पे तो ये सक्सेसफुल होते हैं प्रोडक्ट्स, पर हर ऑर्गेनाइजेशन उसको अडेप्ट नहीं कर पाती। सबसे बड़ा लैक है क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं है। उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सारी चीज़ों को उसके रिक्वायरमेंट में करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, वो उनसे अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाती हैं, पर वो वही करवा पाती है जो जिनका टर्नओवर काफ़ी करोड़ पे है, काफ़ी अच्छा वो आईटी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हर चीज़ में वो दे विल नॉट गोइंग टू ऑटोमेट और दे विल नॉट हैव दैट सॉफ्टवेयर। बिकॉज आईटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें ह्यूज कॉस्ट आती है उसको बनाने के लिए भी, और उसमें बहुत सारे मैंडेज लगते हैं, बहुत सारी वर्कफोर्स भी लगती है इसको डेवलपमेंट के लिए। हम लोग भी डेवलप करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है कि हमारा टाइम, डेवलपर्स का टाइम, और एक एक चीज़ को बार बार टेस्ट करना, रीटेस्ट करना, और उसकी रनिंग कॉस्ट, उसकी सब चीज़ों की जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है बहुत ह्यूज होती है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। बट एआई जब से आया तो अगर आप देखें तो मेरा कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता होगा कि कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था, बस अब का नॉलेज हो गया, सी प्लस प्लस जावा हो गया और पाइथन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप खुद एआई और चैट जीपीटी के यूज़ के थ्रू आप इसको कर सकते हो। बट एक कंसर्न ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, AI will be doing the maximum of the procedures for the audit, okay? But if something goes wrong, only the management and the auditor shall be responsible. तो वहाँ आप AI को कैसे देखते हैं? वहाँ पर जैसे हम ऑडिट करते हैं, हम एआई को नहीं लेके आते पिक्चर में। तो जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं हमारी वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ये जो मेन प्रिंसिपल पर्सन होते हैं वो तो नहीं करते। असिस्टेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वही करते हैं। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है उस काम को चेक करने की? जो मेन पार्टनर है, मेन पर्सन Exactly. है, Right, एंगेजमेंट पार्टनर जिसे बोलते हैं। right. तो यहाँ पर भी एआई को अगर हम एक असिस्टेंट की तरह देखेंगे कि वो मेरा जो वाउचिंग का पूरा काम था वो मिस भी कर सकता है, पर आप एआई को एक रूल बेस पे, जैसे वो मैनुअली उसको वाउच कर रहा है किस किस पैरामीटर्स पे, ऊपर ट्रेन कर दोगे, 10,000 इन्वॉइसेस दे दोगे, वो पूरा एक एक चीज़ को चेक करेगा। उससे गलती हो सकती है, एआई से गलती नहीं हो सकती, आपके टूल से गलती नहीं हो सकती। एक एग्जांपल मैं दूंगी, मैंने एक जीपीटी बनाई थी। टैक्स ऑडिट में डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनता है, तो जीपीटी को मैंने ट्रेन किया मैनुअली जैसे हम करते हैं उस तरीके से, और उसको टेस्ट करने के लिए मैंने जो डेटा उठाया वो मैनुअली किसी ने बना रखा था। तो वहाँ पर एक ऐसा एसेट था जो फरवरी में परचेज किया था, 2 फरवरी को, बट वहाँ पर मैनुअली जो प्रिपेयर किया था उन्होंने मोर देन 180 डेज में काउंट कर रखा था। और जब मैंने वो जीपीटी के अंदर, कस्टम जीपीटी के अंदर उस डेटा को डाला तो उसने मुझे एक्यूरेट करके दे दिया। तो एआई अगर हम उसको असिस्टेंट की तरह करेंगे, कि ऐसा नहीं कि हम असिस्टेंट का काम चेक करते हैं फिर उसके बाद आगे सबमिट करते हैं,
आंखें बंद करके तो सबमिट नहीं कर देंगे। तो अगर हम एआई से काम करवा के, जो रेपिटेटिव वर्क है, बहुत पेनफुल वर्क है, जहाँ पर गलतियाँ और मोनोटोनस वर्क है, उसको वहाँ पर एआई को यूज़ करें, जजमेंट अभी भी ह्यूमन बीइंग के पास ही रहेगी। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ ऑब्वियसली, अगर हम ऑडिट में या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में प्रोफेशनल जजमेंट की बात करें, तो प्रोफेशनल जजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इट इज़ मोर अबाउट विजडम, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मार्केट सेंसिटिविटी। तो मशीन से तो हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ द प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू बैलेंस द ऑटोमेशन वर्क एंड द प्रोफेशनल जजमेंट? यहाँ पर अभी तो बहुत बड़ा नॉलेज गैप है प्रोफेशनल्स में, और ये एआई जो है, अभी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। हम लोग जब क्लाइंट से मीटिंग्स करते हैं, मोस्टली स्टार्टिंग में तो हमने बहुत सीए से मीटिंग किया, कॉर्पोरेट से भी किया, तो उनको अभी पता ही नहीं है कि कितनी पावर है एआई में, और एआई एक्चुअल में कर क्या सकता है। बहुत सिंपल है, जो भी रेपिटेटिव काम है, जो आप बार बार कर रहे हो, जिसमें डेटा बहुत वॉल्यूमनेस है, जहाँ पर कुछ लॉजिक्स है, वो एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। इवन जहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है, वो भी एनालिसिस बहुत अच्छे से एआई कर सकता है। पर एक्चुअल में उसकी जजमेंट देना, उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सेज देने, ऑब्जर्वेशन देने, वो अभी भी ह्यूमन के पास है। तो वो नॉलेज गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है कि आप उनको समझाओ एआई है क्या, वो कहाँ हेल्प कर सकता है आपको, आपके क्लाइंट, आपके जो आवर्स है, आपके एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स जो लगे हैं उसको सही जगह पे लगा सकते हो। आपने देखा होगा बहुत लोग तो डेटा को सही करने में ही टाइम निकल जाता है, एनालिसिस में इतना टाइम नहीं लगता, डेटा को सही क्लीन करने में, स्ट्रक्चर करने में, फिर उसको फिल्टर करने में ही इतना टाइम चला जाता है। वो टाइम आपका एआई बचा रहा है। पर जो ऑब्जर्वेशन देनी है, जो जजमेंट देनी है, ओपिनियन देनी है, वो अभी भी सीए का ही या किसी ह्यूमन बीइंग का ही काम है। जो डिसीजंस लेने हैं वो एक ह्यूमन बीइंग का ही काम रहेगा। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज सिटिंग विद अ क्लाइंट, ही इज़ एन IT गाय, तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 12 और 13 ईयर्स। तो उन्होंने एक ना साइकोलॉजिकल पॉइंट मुझे इसमें हाईलाइट किया, और वो मुझे भी काफ़ी वैलिड लगा पॉइंट। ही वॉज सेइंग कि अभी तक हम कोई भी रिपोर्ट बनाते थे या प्रेजेंटेशन बनाते थे, तो उसमें हमारी मेहनत लगती थी, 3-4 दिन की, 5 दिन की रिसर्च लगती थी, फिर हम उसको स्ट्रक्चर्ड करते थे, देन उसको एनालाइज करते थे, और फिर जा करके 300-400 लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। देन वो लोग हमें अप्रिशिएट करते थे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती थी। बट अब क्या होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट एआई ने बनाई है, ये हमें भी पता है और ऑडियंस को भी पता है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इट विल क्रिएट लैक ऑफ मोटिवेशन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एक्चुअल में ये चीज़ मैंने भी स्टार्टिंग में यूज़ किया, चैट जीपीटी जब आया था कि लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर करना, तो जो हम चैट जीपीटी या एआई टूल से काम करवाते हैं ना, वो पता चल जाता है कि इससे किया है। बट आपको वहाँ कैसे स्मार्टली मूव करना है, स्मार्टली वर्क करना है, आपको अपना टाइम बचाना है। जैसे प्रेजेंटेशन हम खुद बैठते थे पावर पॉइंट पे बनाने के लिए, पूरा दिन लग जाएगा। अगर आपको बहुत एनिमेटेड अच्छी उसके लिए कंटेंट सर्च करना, पहले कुछ बुक से करते थे, गूगल पे भी अलग अलग तरीके की कुछ सही इन्फॉर्मेशन होती थी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती थी। अगर बुक से तो आपको टाइप करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आप कैसे स्मार्टली उन चीज़ों को एआई से करवा के जो मेन काम है वो आप खुद करोगे कि ऐसे लगे कि आपने किया है, वो भी उस तरीके से भी हम एआई से करवा सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस और इवन जो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। जहाँ आप एक लेक्चर लेते थे एक हफ्ते में, आप 3 ले सकते हो, क्योंकि एआई कंटेंट बनाने में भी आपकी हेल्प, इवन गुड अच्छे एग्जांपल्स, इवन स्पीच भी कि मुझे आज इनकम टैक्स ऑफिसर्स की लेक्चर लेना है, तो मुझे उनसे कैसे बात करनी है। जब मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर लेने जा रही थी ऑफिसर्स का, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे टोन होनी चाहिए, किस तरीके के एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए। वहाँ मेरी चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प की थी। मुझे एकेडमिकली कंटेंट सब पता था, पर उनके सामने कैसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, उनसे कैसी टोन में बात करनी है, कितना ह्यूमरस होना चाहिए, कितना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए,
इस चीज़ों में बहुत एआई आपका काम हेल्प करेगा। अब मैंने तभी वो बुक लिखी थी एआई एन असिस्टेंट, ओके। क्योंकि मैंने इस पे इतना चीज़ों को किया। बहुत क्वेश्चंस आते थे इस सेशंस में कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, एआई तो गलत कर देता है, हम कैसे ट्रस्ट करें। तो वहाँ पर मुझे क्लिक हुआ था ये एआई मेरे आर्टिकल की तरह है, मैं उसको जैसे बता रही थी वैसे कर रहा था। एक यूज़ केस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब आर्टिकलशिप करते थे तो जीएसटी नोटिस हमारे प्रिंसिपल ने दिया और मैंने जीएसटी का आज तक अभी कुछ भी नहीं किया। तो वो जो अगर मुझे पकड़ाएंगे कि जीएसटी नोटिस है, ये कुछ नोटिस है, आप इसको समझो और इसका रिप्लाई बनाओ। उन्होंने सिर्फ इतना बोला और मैंने आज तक इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं किया, थियोटिकली पढ़ा है कि कुछ नोटिस होता ये है। प्रॉब्लम तो सभी आर्टिकल्स को होती थी, हाँ, प्रिंसिपल कुछ समझाते नहीं थे, बस काम दे देते थे। तो एक्यूरेसी आप वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सही आएगा कि वहाँ पर सबमिट किया और हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया। अगर प्रिंसिपल सही बताते थे कि ये देखो ये चीज़ का है, आपको क्लाइंट से ये डॉक्यूमेंट मंगवाना है, ये फॉर्मेट है जो पहले नोटिस के रिप्लाई बने थे, बस इसमें इंफॉर्मेशन चेंज कर दो, तो वो जो एक्यूरेसी होगा वो 80 to 90% के बीच में होगा कि उसने बस इंफॉर्मेशन चेंज की, क्लाइंट से डेटा मंगवा लिया। अब प्रिंसिपल का काम क्या होगा, उसको एक वर्ड फाइल में उसको पूरा फॉर्मेट में रखना और डिपॉजिट कर देना। अब उस प्रिंसिपल का भी टाइम बच गया, आर्टिकल का भी। तो चैट जीपीटी भी वो असिस्टेंट की तरह है। मैंने जब वो यूज़ केस बनाया था तो मैंने एक एक करके उसको ट्रेन किया कि रीड दिस डॉक्यूमेंट। उसने बताया कि नोटिस है, मुझे भी नहीं पता था किस चीज़ का नोटिस है, उसने एक्सप्लेन किया इस चीज़ का नोटिस है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से मंगवाने हैं। मैंने कहा मेल ड्राफ्ट कर दो, मेल ड्राफ्ट कर दिया, मेल सेंड किया, क्लाइंट से आया और फिर उसको वैसे स्ट्रक्चर करके डाल दिया। तो विद इन वीक वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया था। तो ये मेरा रियल यूज़ केस था जो मैंने चैट जीपीटी के साथ किया था और इससे पता चला कि जितनी क्लियर हमारी इंस्ट्रक्शंस हम गाइड करेंगे उसको उतना अच्छा काम कर सकता है। पर लास्ट में रिव्यू करने का काम अभी भी ह्यूमंस मेरा का ही ही है। है। जैसे हम लोग नॉर्मली ह्यूमंस के साथ करते हैं, बस एक मशीन आ गई है जिसे हमने इंटेलिजेंट बनाया है और बस उससे काम करवाना है। और यहाँ से मुझे एक और इनपुट आपसे मिलती है कि फ्यूचर में वही प्रोफेशनल ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे जिन्हें पता है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है, इनपुट कैसे देना है एआई को। ये वैसे ही चीज़ है कि अगर आप टीम को मैनेज कर रहे हो, अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे पाते हो, उनको समझा पाते हो कि ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आप जितना सही उसको गाइड कर दोगे उसका टाइम भी बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे। तो ये यहाँ पर मशीन्स के साथ भी सेम है। आप कितना उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दोगे, आपको कैसा चाहिए। चैट जीपीटी में हम जो प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं, उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, कोडिंग नहीं है, सिंपल है कि आप एक्चुअल में उससे चाहते क्या करवाना। और जितनी क्लियर आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी, जितना क्लियरली आप उससे बात करोगे, वो आपको सही आंसर दे पाएगा। एक एग्जांपल मैं बताऊंगी। उस टाइम पे नया नया आया था इमेज से बहुत बार आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट्स हम ले लेते हैं, कहीं पर कॉपी नहीं हो रहा होता, या किसी पेपर पे हमने कुछ लिखा, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मुझे वो चाहिए कि मुझे उसका टेक्स्ट मिल जाए। तो मैंने ये ट्राई किया था, मैं किसी के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे ऑडिट रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने कहा कि मुझे ना इसको इसमें चेंजेस करने हैं। अब वो ऑडिट रिपोर्ट मुझे शेयर भी नहीं कर रहे, तो मतलब वो बहुत सीनियर पर्सन थे, तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा फ़ोटो देना वो तब भी मेरा हिट एंड ट्रायल था। मैंने फ़ोटो क्लिक किया, चैट जीपीटी में डाला और उसको बोला कि ये टेक्स्ट मुझे दे दो। तो उसने ना कुछ चीज़ें मिस कर दी उस लाइन के अंदर। तो मैंने कहा अभी भी टेक्नोलॉजी सही थी। फिर मुझे समझ आया कि मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो मैंने लिखा उसको कि ये क्यों गलती हो रही है, पूरा टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा। तो उसने चैट जीपीटी ने रिप्लाई, अच्छा इफ़ यू वांट ऑल एग्जैक्ट टेक्स्ट, आई सेड यस। तो उसने पूरा एक्यूरेट लाइन टू लाइन मुझे टेक्स्ट दे दिया। तो यहाँ से समझ आया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, कि आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उस मशीन से, ये टूल से, तो वो आपको वैसा रिजल्ट दे देगा जो एग्जैक्टली आपको चाहिए।
सो न्यू एआई एरा में हमें अपने प्रोफेशन के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी बड़ी ज़रूरी है, so that we can मतलब compete with the ongoing AI era and we can do work more efficiently by using AI. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सबसे बेसिक आप कह सकते हो फाउंडेशन वाली चीज़ है Okay. एआई को सीखने के लिए, और कुछ नहीं है। आप जितना उस मशीन से, उस टूल से बात करोगे, वो उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स और अच्छा रिलायबल आउटपुट क्रिएट करके देगा। ये बेसिक फाउंडेशनल चीज़ है जो किसी को भी अगर एआई को समझना है उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई बुकलेट में से कॉपी पेस्ट कर लूँ और प्रॉम्प्ट डालूँ। सिंपल है, आप एक्चुअल में चाहते क्या हो आप उसको बताओगे, इवन आप इंग्लिश में भी बात करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। So quality of data and input is very important here. यस, जैसा आप अगर डेटा ही नहीं है, खराब है, तो वो उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन ही नहीं देगा। So with the increase of use of AI, आज हम आंख बंद करके कोई भी डाटा उसमें इनपुट कर देते हैं, हम शायद रियलाइज़ भी नहीं करते कौन से स्क्रीनशॉट्स उसमें डाल रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में। तो आपको क्या लगता है ये डाटा कहीं हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट तो नहीं कर रहा है? मतलब ये जो इनपुट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये हमारे डाटा सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है? एक्चुअल में जो डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमारा उस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि हम क्या डेटा चैट जीपीटी के अंदर डाल रहे हैं। एंड चैट जीपीटी क्या करता है, उसको यूज़ करता है टू ट्रेन द मॉडल। अभी तक अगर आप फर्स्ट जब चैट जीपीटी नया आया था, वो सही रिस्पॉन्सेज नहीं देता था, अच्छे रिलायबल आउटपुट्स नहीं देता था, क्योंकि वो ट्रेन नहीं था। जितने लोगों ने यूज़ किया, अपना डेटा डाला, अपने इनपुट्स डाला, तो उसका आउटपुट्स बहुत इम्प्रूव हो गए, बहुत एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया। और जो डेटा हम डाल रहे हैं, चैट जीपीटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जहाँ पर आप उस ट्रेनिंग मॉडल को ऑफ कर सकते हो। ओके। और आप डेटा को मास्क करके भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे नोटिसेस, आपने देखा होगा एक रिडैक्टर टूल आता है, हमने रिडैक्टर टूल बनाया था जिसके अंदर विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड आप उसको क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट डालोगे तो जो जितने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, डेटा सिक्योरिटी, अगर डीपीडीपी एक्ट भी देखें तो किस चीज़ों पे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, पैन नंबर, राइट नेम, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, पासवर्ड्स हो गए, तो आप उसको मास्क कर देते हो, वो ब्लैक बिल्कुल हाईलाइट कर देता है। उसको रिडैक्ट किया जाता है कि कोई भी एलएलएम मॉडल उसको रीड ना कर सके। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसको डालने से पहले आप रिडैक्शन करें, उस टूल को यूज़ करें, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के उसको बिल्कुल ब्लैक हाईलाइटर से मैनुअली भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके। तो वो सिर्फ वो कंटेंट को यूज़ करेगा। और कल हम किसी से डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत जगह पे ऐसे होता है कि मास्किंग भी काम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर आपका जो फिगर्स होती है ना, वो भी बहुत रिस्की है। तो उसके लिए अलग तरीके के उस लेवल के ऑटोमेशंस होते हैं कि वो तो आप चैट जीपीटी पे ऐसी इन्फॉर्मेशन ना डालें जिससे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ सकती है कि एनडीएस साइन होते हैं। तो आप मास्किंग करके उसको डाल सकते हो अगर आपको कोई नोटिस का रिप्लाई बनाना है। ओके। तो रिडैक्शन के थ्रू, और आप चाहते हो कि आपका डेटा जो मॉडल्स है वो ट्रेनिंग में यूज़ ना करें, तो आप अपनी उसको लॉग आउट करके कर सकते हो, वो डेटा सेव नहीं करेगा। ओके। थर्डली, आप जब चैट जीपीटी का एक वर्जन होता है जहाँ पर आप अपनी टीम के लिए ले सकते हो, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि दे विल नॉट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ योर डेटा फॉर द ट्रेनिंग। ओके। आप अपनी खुद की चैट जीपीटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनसे ले सकते हो कि जहाँ पर वो लोकल सर्वर पे आपका ही चलेगा, वहाँ पर डेटा कहीं नहीं जाएगा। Okay. So these were the insights for the data security with the use of AI. एआई, पर फिर भी अभी आपके हाथ में है, आप कौन सा डेटा डाल रहे हो, वो बहुत सोच समझ के उस डेटा को आप एलएलएम मॉडल्स में डालो, थोड़ा स्मार्टली मूव करो। जैसे मैंने बोला था कि टाइम और कॉस्ट सेव करना है, तो चीज़ों को यूज़ करो, जो इन्फॉर्मेशन को आप उसमें डालो, आप जो पर्सनल डिटेल्स है उसको हटा दो, ताकि आपका टाइम और अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाए, और आपका जो क्लाइंट की प्राइवेसी है वो भी पूरी एडहर हो। So टेक्नोलॉजी रिस्क के साथ तो आती ही है, बट हाँ। इफ़ वी यूज़ इट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो मैनेज भी हो सकता है। बिल्कुल। ओके। अब आप कुछ 4 और 5 टूल्स अगर हमारे ऑडियंस को बता पाएँ जो वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को ईज़ करने में, बहुत ही सिंपल बेसिक टूल्स।
सो अगर हम बात करें कि अगर आपको कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है, अपने आंसर्स चाहिए अच्छे से, तो आप उसके लिए चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड। ओके। उसका एजेंटिक मोड भी बहुत अच्छा है कि आप उसको एक्सेल फाइल देंगे और उस एक्सेल फाइल के बेसिस पे अगर आप उससे डैशबोर्ड्स और पाइवेट बनवाना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इतनी Okay. एक्सपेक्ट लेवल आ चुका है उसके अंदर। प्रेजेंटेशंस अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाले या अपना पीडीएफ डाले वो पूरा क्रिएट कर दे, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जाएंगे तो gamma.ai है। ओके। और रेपिटेटिव बेसिस पे तो उसको बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सेकेंड टूल presentation.ai है, बहुत नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी उसकी लेवल बहुत अच्छी है, बट उसका सब्सक्रिप्शन लेवल थोड़ा सा हाई है। ओके। और क्लोड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द फाइनेंस वर्क, फाइनेंस रिलेटेड डेटा एनालिसिस, कोडिंग के लिए क्लोड बहुत अच्छा है, तो वो क्लोड आप यूज़ कर सकते हैं। और इमेज जनरेशन के लिए हमारा नैनो बनाना जेमिनाई का प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छा है। और जेमिनाई में भी अगर जैसे हम कोडिंग भी लिखवाते हैं, पाइथन कोड, बीबीए कोडिंग, तो उसमें भी जेमिनाई में एक फ़ीचर है कि आप वो कोड लिखवाओगे और अगर उसमें कोई मिस्टेक है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो वो पूरा आपको रिव्यू करके दे देगा अच्छे से। So being a woman, you have been very successful in your profession. Firstly, you became chartered accountant, then you became author for a number of books, and now you are an AI consultant. But I have read somewhere that around 79% of women uh, they want to be positioned in the top level management, the corporates. बट केवल 1% महिलाएं ही बोर्ड रूम लेवल तक पहुंच पाती है। तो आप इसको क्या कॉर्पोरेट फेलियर बोलेंगे या पार्शियलिटी बोलेंगे, इसमें आपकी क्या राय है? ना ये पार्शियलिटी है, ना ये कॉर्पोरेट फेलियर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स मेरे नहीं है। हाँ। रिसेंटली एक वुमेन लीडरशिप सर्वे हुआ है विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड केपीएमजी। तो ये उनकी रिपोर्ट में फैक्ट्स हैं। ओके, सो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके एज पर द रिपोर्ट जो भी जजमेंट निकला है, बट एज पर माय ओपिनियन ये ना कोई कॉर्पोरेट फेलियर है और ना ही कोई पार्शियलिटी है, क्योंकि आप मैन और वुमेन को मत देखो। ओके। जो पीछे वाला वर्ड है ना, लीडरशिप, और लीडरशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई बुक्स में पढ़ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी प्रोफेशनली और एकेडमिकली कितना अच्छा हो। ये आपका इंटरनल ह्यूमन बीइंग है जो आपको एक्सपीरियंस से सिखाता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, थिंग्स, पीपल और लोगों को कैसे मैनेज करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करते हो। और जब आप टॉप पे पहुंच भी रहे होते हो, आप सक्सेस भी अचीव कर रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे हम्बल रखते हो, कैसे लोग आप तक रीच कर पाते हैं उस टाइम पे भी जब आप एक टॉप लेवल पोजीशन पे हो, कैसे वो फ्री होते कि आपसे बात कर सके, आप उनका काम करा सको। तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग थिंग्स, मैनेजिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे सिर्फ सक्सेस नहीं होता, उस पे पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, तब जाके आप उस लीडरशिप रोल्स पे पहुँच सकते हो। और ये नहीं है कि सिर्फ मेंस पहुँच सकते हैं, वुमेन्स, जिसके अंदर वो क्वालिटी है कि मुझे सीखते जाना है, मुझे लर्न करना है, मुझे लोगों को सुनना है, मुझे अपनी नहीं बतानी, पहले सुनना है और फिर उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करना है। बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, बी आर पेशेंस, लिस्टर फर्स्ट, देन रिस्पॉन्ड। तो वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो, या सिर्फ स्पीचेस में आप डायलॉग एज अ डायलॉग और एज अ वर्ड बोल रहे हो, बट एक्चुअल में आपके अंदर वो सारी चीज़ें कैसे है, और ये आपकी लाइफ की सिचुएशन, प्रॉब्लम चलते चलते आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो ये प्रोसेस में बना रहता है कि मुझे सीखना, मुझे आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं भी सोचूं कि अब तो सब सेटल है, अब मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, इंडिया सेटल था, एआई क्या सीखने, अब एआई भी सेटल है, अब एजेंटिक एआई आ रहा है, तो क्या सीखने की। जिसके अंदर थर्स्ट है सीखने की, खुद को बदलने की, खुद को अच्छा करने की, लोगों को नहीं बदलने की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को अच्छा करने की, तो वो इन माय ओपिनियन दैट इज़ कॉल्ड अ लीडरशिप, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बोलते हो कि हम लोग अभी इलेक्शंस में भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो वो पूछते थे कि आप
इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आई सेड नो कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वहाँ पर बहुत अलग चीज़ होती है। बट हाँ, मुझे लीडरशिप बहुत अच्छी लगती है, जहाँ आप लोगों को लीड करते हो, खुद को बदल के, खुद के बिहेवियर से, खुद के लर्निंग से, एक्सपीरियंसेस से लोग भी इम्पैक्ट होते हैं, लोगों का लाइफ भी अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बट इंद्रजीत, इसी रिपोर्ट में एक और इनसाइट मैंने देखी थी। 65% लोगों का ये मानना है कि महिलाएं जो है वो मिड करियर स्टेज पे वर्कफोर्स से एग्जिट कर जाती हैं। क्या ये हमने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उन पे इतना ज़्यादा डाल दिया है कि एक टाइम के बाद वो काम से बाहर निकलना चाहती हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो दिस इज़ वेरी ट्रू कि मिड लेवल जो एज होती है, सो उसमें बहुत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है फीमेल्स पे, फैमिली को मैनेज करना। फैमिली तो मैनेज हो जाती है, हस्बैंड और बाकी चीज़ें, बट जब आई थिंक जब फैमिली जब बढ़ती है, आई थिंक वुमेन जब एक न्यू लाइफ को बर्थ देती है, तो वो उसके लिए बाकी कामों से बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ये दिस इज़ वेरी ट्रू कि 65% वुमेन्स करती है, पर हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। आपको यहाँ पर भी जिन लेडीज़ ने, जिन वुमेन्स ने, ऐसा नहीं कि वही टॉप पे है जिन्होंने फैमिली लाइफ नहीं बनाई, बहुत सारी लेडीज़ है टॉप पे जिन्होंने फैमिली लाइफ को भी मैनेज किया है और जिन्होंने आ, अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया। अभी मैं लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस हेड से मिली थी, तो वो अपनी वो स्टोरी बता रही थी कि कैसे एक छोटे से विलेज से, उनको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, शी इज़ ऑल्सो अ सिक लेडी, तो कैसे उन्होंने किया। मैरिज के लिए भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया अपनी शादी के लिए, फिर शादी भी की और उनको बाय गॉड ग्रेस पार्टनर अच्छे मिले जो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो लेडी उनकी फिर बेटी को भी हैंडल किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। पर उन्होंने भी फैमिली को भी मैनेज किया, बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दी, और ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉलिटिक्स, वो जैसे बता रही थी ना कि अंदर अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती थी, पर उन्होंने जो वहाँ पर एक बात शेयर की थी कि मेरे कुछ एथिक्स थे, मेरे कुछ रूल्स थे, जिसमें एक उन्होंने बताया था कि मैं फ्री टाइम में भी कहीं बाहर नहीं जाती थी, अपने टेबल पे रहती थी, चाहे मेरे पास काम हो ना हो। उस वजह से मैं अपने काम में और सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी मेरी जो इमेज थी बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर टॉप लीडरशिप में पहुँच पाई। तो एक लेडी कैसे मैनेज कर रही है, और उसके अंदर की जो एक नाइट है कि मुझे कुछ करना है बड़ा करियर में, मुझे ऑर्गेनाइजेशन संभालना है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें लाइफ का पार्ट है आपका खुद। हाँ, मतलब यहाँ से मैं एक कह सकते हैं, मतलब एक मैसेज सारी लेडीज़ को देना चाहूँगी, जो मैंने आई थिंक थोड़ी सी एज में समझ लिया था कि अपने आप को मत खो। फैमिली है, सोसाइटल प्रेशर है। जैसे मैंने सीए जब किया, मेरे फादर चाहते थे मैं सीए करूं, मेरे अंदर वो कोई कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं एक अकाउंटेंट बन सकती हूँ, बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं थी। बट जब मुझे सीए बनने के बाद समझ आया कि अब मैं किसी की एक्सपेक्टेशन या ये रैट रेस में नहीं भागूंगी कि अब 10 लाख का पैकेज चाहिए, 50 लाख का ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब जो मैं एक्चुअल में मेरी कैपेबिलिटी है, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगी, अपने लिए काम करूँगी। तो वो चीज़ वुमेन्स को नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेंस की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं कि वुमेन्स पे ही होती है, मेंस की भी है, वुमेन्स की भी है। पर लेडीज़ अपने आप को खो देती है, अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को, दूसरे के पैशन को भी करने के लिए, और बाद में जाके शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड जब फैमिली सब अपने में बिजी होते हैं। तो अपने पैशन को आपको बिल्कुल भी ऐसे भूलना नहीं है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो। जब जो फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, हर फेज़ इम्पॉर्टेंट है, आपका करियर जॉब करना भी इम्पॉर्टेंट है, फिर फैमिली लाइफ है उसको भी इम्पॉर्टेंट है। बट जो आपका टाइम आपको मिले वहाँ से, अगर आपके अंदर इतना पैशन है तो वो मैनेज आप कर सकते हो।
मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी टाइम से सीए एग्ज़ाम दे रहे थे और दोनों मैरिड थे, इवन बेबीज़ भी थे। एक के तो 2 बेबीज़ ट्विन्स और 7 टू 8 इयर्स के, और जब उनके बेबी हुए थे तब से वो अटेम्प्ट्स दे रही थी। 15 अटेम्प्ट्स उन्होंने दे ओह! दिए थे और वो एग्ज़ाम देते-देते बहुत डिप्रेस्ड भी हो गई। बट एग्जैक्टली जब व्हेन आई मेट हर तो उनको यही चीज़ बताया कि आप अपने लिए करो, सोसाइटल प्रेशर के लिए नहीं, क्योंकि आपको ये करने से आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और आपके बच्चों को भी मिलेगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। 3 मंथ्स उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, सब चीज़ें सब मैनेज हो जाती है। हम लेडीज़ क्या करती है, नहीं ये मेरे बिना तो नहीं हो सकता, ये मेरे बिना तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो उतना डेलीगेट करके कुछ टाइम है वो दे दो। तो आज शी इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। So today we had a great discussion on AI with Inderjeet, where we got to learn about the real life use cases of AI, the myths about AI and its pros and cons. तो मुझे तो एक बात समझ आ गई, AI से डरने की ज़रूरत नहीं है. What we all need to do is to be more adaptive towards the use of AI so that we humans can focus more on strategical and analytical work. Right, Inderjeet? यस सर।